हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फर्टिलिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। नाइट्रोजन पे फोकस करने वाले हैं से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट्स को नाइट्रोजन किस तरह से किस फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, क्या अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। वो जो फेमस टर्म्स आपने सुन रखी हैं मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड इधर उधर की जो भी बातें हैं उनके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा। साथ ही इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उसके दौरान हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, ट्रेस एलिमेंट, ट्रेसर एलिमेंट, तो इस तरह की काफ़ी सारी जो जनरल टर्म्स होती हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। बेलास्ट एलिमेंट है ना, इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो हम जान चुके हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन और साथ में हमने जाने थे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के बारे में। हाँ, तो ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में अगर कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अभी अगर हम फोकस करें अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट के ऊपर, तो हम सबसे पहली चीज़ जो यहाँ समझते हैं वो ये कहते हैं कि मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई इन द सॉइल इज ऑर्गेनिक मैटर। हम जो सप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर वो किस फॉर्म में करते हैं नाइट्रोजन का, मेनली तो हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में। ऑर्गेनिक मैटर के अलावा डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स भी अप्लाई किए जाते हैं, वो बात भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि मास या कह सकते हैं बड़े लेवल पे देखें तो FIM वगैरह के रूप में ऑर्गेनिक मैटर के रूप में नाइट्रोजन का सप्लाई किया जाता है। तो वो नाइट्रोजन का जो हमने सप्लाई का मेन सोर्स क्या समझा, ऑर्गेनिक मैटर है। वैसे ऑर्गेनिक मैटर के अलावा हो सकता है आपके दिमाग में आए कि एटमॉस्फेयर में भी 78% तक तो नाइट्रोजन ही अवेलेबल है, तो उसका फिक्सेशन भी होता है और देन वो प्रोसेस आगे बढ़ता है प्लांट्स के लिए। लेकिन मैं भी एटमॉस्फेयर पे फोकस ना करते हुए जो हमने नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर डाला है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जो हमने डाला है नाइट्रोजन, तो उसके अंदर नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम देखते हैं प्रोटीन की फॉर्म में या जेनेटिक मटेरियल DNA, तो उसकी कंपोजिशन के अंदर प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल वगैरह की फॉर्म में है ना, कई तरह के बायोलॉजिकल या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में, और साथ में हम देख सकते हैं अमीनो एसिड्स। इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है। ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रोजन की, इसका हम देखते हैं माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस ऑर्गेनिक फॉर्म को किस फॉर्म में बदलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म या से हम कह सकते हैं मिनरल फॉर्म में भी बदलते हैं। मिनरलिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, तो हम देखते हैं नाइट्रेट और साथ में अमोनियम। दो फॉर्म्स अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे नाइट्राइट भी होता है यहाँ पे, लेकिन हम उसे मेंशन नहीं कर रहे। दो मेजर फॉर्म्स को कंसिडर किया है मैंने जिसको प्लांट अपटेक करता है। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रेट और अमोनियम ये दोनों जो फॉर्म है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना है, ऑर्गेनिक फॉर्म का इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना। ऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी, जैसे कि एक मेजर याद कर सकते हैं प्रोटीन, प्रोटीन से उसका किस फॉर्म में बदलना, तो हम देख रहे हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना। इसे हम क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन कहेंगे, क्योंकि मिनरल में बदलना ना, मिनरल में बदलना उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। कई सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं जिसके अंदर सीधा ही पूछते हैं मिनरलाइजेशन क्या होता है, इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो सीधा सीधा डेफिनेशन के रूप में आप याद रखें कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म्स जैसे कि नाइट्रेट एंड अमोनियम, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन कहेंगे। यहाँ मैंने कहा माइक्रोब्स ऐसा काम करते हैं। माइक्रोब्स ऐसा क्या करते हैं, माइक्रोब्स को क्या कोई काम धंधा नहीं, खाली बैठे हैं ये लोग, नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं माइक्रोब्स ही उन्होंने ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज किया। तो हम देखते हैं कि माइक्रोब्स जो है उन्हें अपनी सेल सिंथेसिस करने के लिए, अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए उन्हें दो चीज़ों की, दो एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला एलिमेंट कार्बन और दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन। क्या आपने कभी पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके लिए CN रेशो कितना होता है। CN रेशो यानी कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो लगभग बताया जाता है 5:8:1, 5 से 1 भी होता है। 5 से 1 वैसे बैक्टीरिया के लिए होता है और 8:8:1 हम देख सकते हैं फंगस के लिए देखा जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो CN रेशो होता है वो हमें बताता है कि भाई यहाँ लिखा भी है CN रेशो कि एक नाइट्रोजन पे कितना कार्बन अवेलेबल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसमें एक नाइट्रोजन को, जैसे बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो एक नाइट्रोजन को लगभग 5 कार्बन की ज़रूरत होती है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन के साथ में कार्बन की रिक्वायरमेंट होने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को सिंथेसाइज करने के लिए, अपना प्रोटोप्लाज्म क्रिएट करने के लिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी कॉलोनी बढ़ाने के लिए आप ऐसा समझ लिए है ना, अपनी ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन को लेते हैं। किस में से लेते हैं, तो हम देखते हैं ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में देख रहे हैं उसे कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा करने से वो क्या होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो
उनका ये कंज्यूम कर लेना जो है, हम देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक फॉर्म को कंज्यूम कर लेना और उसके बाद क्या हो गया कि उनकी सेल के अंदर वो अटैच्ड हो गया, उनकी सेल में कंबाइन हो गया। तब उनकी सेल के अंदर वो चीज़ चली गई, तब ये इनऑर्गेनिक फॉर्म वापस किस में कन्वर्ट हो गई, ऑर्गेनिक फॉर्म में, क्योंकि उनकी सेल के अंदर भी प्रोटीन वगैरह, या हम देख सकते हैं कि किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है नाइट्रोजन जो कि बाइंड हो चुका है ना, वो प्लांट को फिर से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल जाने की कंडीशन जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इमोबिलाइजेशन कहेंगे। समझ आइए आपको मेरी बात। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर उसमें से इनऑर्गेनिक फॉर्म बदलते हैं, जो कि इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जा सकता है। अब वो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स को वापस कंज्यूम करेंगे, अपनी बॉडी में संभालेंगे, तो उसे हम वो क्या कहेंगे, इमोबिलाइजेशन कहेंगे। और अगर इनकी सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, डेथ हो गई इनकी, तो इनकी बॉडी से वापस ये न्यूट्रिएंट्स निकल आएंगे, तो ये प्रोसेस वापस क्या कहा जाएगा, मिनरलाइजेशन कहा जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा। समझ आई आपको ये बात, क्लैरिटी मिली, मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन कब होता है। अब ये क्वेश्चन आता है, आपने सुन रखा होगा कि CN रेशो हम कहते हैं जब लेस देन होता है 20:1, 20:1 से कम होता है जब, तब उस कंडीशन में यहाँ नेट लिख लीजिएगा, नेट मिनरलाइजेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, नेट मिनरलाइजेशन देखा जा सकता है। अच्छा, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिख रखा है कि अमोनियम इज यूज्ड इन द पैडी फर्टिलाइजर्स, व्हाई। अमोनियम फर्टिलाइजर्स को क्यों हम पैडी के फील्ड में काम में लेते हैं, उसका जवाब अभी हम कुछ देर में भी जानेंगे। तो अभी पहले इस पर फोकस कर लेते हैं कि 20:1 से जब कम होता है क्या, CN रेशो 20:1 से कम होता है, तब वहाँ हम नेट मिनरलाइजेशन देते हैं। नेट मिनरलाइजेशन क्यों होता है, और दूसरी बात, जब हम देखें 30:1 से ज़्यादा हो जाए, जब 30:1 से ज़्यादा हो जाता है CN रेशो, तब वहाँ सॉइल के अंदर नेट इमोबिलाइजेशन देखा जाता है। ठीक है, ये तो याद रखने वाली बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दिमाग पूछता है क्यों हम ऐसा मानने की नेट इमोबिलाइजेशन होगा। तो रीज़न के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक नाइट्रोजन पे जब 30 से ज़्यादा कार्बन की ज़रूरत होने लगेगी ना, एक नाइट्रोजन पे 30 से ज़्यादा कार्बन की बात होने लगी, तो कहने का मतलब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन का लेवल ज़्यादा है और नाइट्रोजन का लेवल कम है। समझ आ रही है बात। एक नाइट्रोजन पे काफ़ी सारे कार्बन अवेलेबल हैं, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन कम पड़ रहा है उसके लिए, तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, उसे कंज्यूम करने लगेंगे। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कार्बन का लेवल बहुत सारा है, मतलब 30 से भी ज़्यादा आ रहा है, एक नाइट्रोजन में कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा हाई अमाउंट में है, तब उन लोगों को लगेगा कि यार इसमें नाइट्रोजन कम है, तो फिर वो सॉइल के अंदर जो ऑलरेडी मिनरलाइज हुआ पड़ा है नाइट्रोजन, उसे काम में ले लेंगे। और उसे जब वो काम में ले लेंगे, तब वो चीज़ किस में बदल जाएगी, उनकी बॉडी में आ गई। उनकी बॉडी में आ जाना मतलब वो ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल जाएगी, और ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल जाने का मतलब क्या हो गया, वहाँ नेट इमोबिलाइजेशन होगा। समझ आई बात, क्या बोला मैंने, थोड़ा सा टैप 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 करके वापस सुन लो क्या बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात। और अगर हम कह रहे हैं लेस देन 20 हो, 20 से कम हो, तो भाई एक नाइट्रोजन पे 20 से कम कार्बन अवेलेबल है, तब ये हम देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधा उसे ही तोड़ लेंगे, उसी से अपना काम चला लेंगे, यानी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के काम चला लेंगे। यानी हम कहेंगे उसके अंदर नेट मिनरलाइजेशन होगा, उसे तोड़ के किस फॉर्म में बदलेंगे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी उसे मिनरल फॉर्म में बदलेंगे, यानी मिनरलाइजेशन होगा। समझ आई। तो मैंने यहाँ एक और लिख रखा था वाई, ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ भी आई होगी। अगर बीच में एक दिमाग ये भी पूछता है कि अच्छा 20 से कम इतना है तो 30 से ज़्यादा इतना है, तो बताओ हमको 20 से 30 के बीच में होगा तो क्या करेंगे। तो 20 से 30 के बीच में होगा तो आपको बोलना है कि नेट हम देखेंगे, ना तो हम देखेंगे या दोनों प्रोसेस कहे जाएंगे, इमोबिलाइजेशन भी होता रहेगा साथ साथ में और इमोबिलाइजेशन भी होता रहेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन भी पॉसिबल है। 20 वाली मतलब बीच की वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है आप इसे ज़रूर याद रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लाइनें सीधी पूछी जाती हैं, ये जो भी मैंने बताया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर का अगर हमें डिकम्पोजिशन कराना होता है ना, तब हम उसमें यूरिया को डाल देते हैं, यूरिया या कोई अदर ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो। क्या कहा मैंने ये कहा कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका डिकम्पोजिशन कराने के लिए उसके ऊपर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, इससे उसकी डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, वो भी रीज़न यहीं छुपा है। यानी हम देख रहे हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक नाइट्रोजन पे कार्बन का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, एक नाइट्रोजन पे कार्बन का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो इमोबिलाइजेशन हो रहा है। हम चाहते हैं मिनरलाइजेशन हो, ताकि ये मिनरलिक फॉर्म्स प्लांट ले सके,
राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी बाहर से क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन का सप्लाई दे देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं भाई तुम थोड़ा चिल करो, क्यों, क्योंकि हम दे रहे हैं तुम्हें नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब हम उन्हें देंगे तब उनका नाइट्रोजन अमाउंट बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन तो उन्हें कमी महसूस नहीं होगी, एक नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ कार्बन की कमी महसूस नहीं होगी, तो उनकी डिकम्पोजिशन रेट बढ़ेगी, यानी हम कह सकते हैं मिनरलाइजेशन बढ़ेगा, और मिनरलाइजेशन बढ़ेगा तो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो समझ आया मैंने क्या कहा, मैंने कहा उसके पीछे की साइंस बताने की कोशिश करी कि कैसे हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइजर डालने पर उसकी डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाती है। इसे भी लिख लीजिएगा अलग से, अपने खुद के वर्ड्स में बना के लिख लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके अंदर थोड़ा घुसने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो पहले पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है। बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड फॉर्म प्रोटीन से रिलेटेड है, जानते होंगे। तो ये पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं उसका एमिनाइजेशन होता है। ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि अभी CUET PG का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था कि बताओ इनके स्टेप्स बता दो। स्टेप्स मतलब सीक्वेंस में पूछ लेते, सबसे पहले एमिनाइजेशन, उसके बाद अमोनाइजेशन और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, AAN, ऐसा दिमाग में याद रख लेना। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स का एमिनाइजेशन, एमिनाइजेशन मतलब एमिनो एसिड बनेंगे, एमिनो एसिड या एमीन फॉर्म्स बनेंगे, एमिनो एसिड या यूरिया वाली फॉर्म बनेगी। यूरिया वाली फॉर्म क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी NH2 अवेलेबल होता है। तो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर NH2 अवेलेबल है, मतलब ऐसे फॉर्म हो रहे हैं जब कंपाउंड, तो उसे हम एमिनाइजेशन कहते हैं। एमीन वाली फॉर्म बन गई तो उसका हम देखते हैं अमोनिफिकेशन होता है, अमोनाइजेशन होता है, अमोनिया बनता है उससे, एमीन से अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 यानी अमोनिया, या इसकी अगर आयनिक फॉर्म कहूँ तो वो अमोनियम हो सकती है, यानी NH4 हो सकती है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। ये बातें इधर से इधर से उधर से उधर कहाँ पहुँच जाएंगी, अभी आपको है ना बहुत मज़ा भी आएगा, तो इसलिए लिंक करते जाइए चीज़ों को, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अमोनिया और अमोनियम है। अमोनियम का फिर बाद में हम देखते हैं कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मेरे वर्ड्स को पकड़िए, मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑफकोर्स, है ना, ऑक्सीडेशन होगा। कौन कराएगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ एजेंट है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाम सुना है कभी इन बैक्टीरियाज का, बहुत फेमस लोग हैं ये, है ना। तो सॉइल में इनका बड़ा बोलबाला है, लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। तो बड़े लोग हैं ये, क्यों, क्योंकि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अमोनियम को बदलते हैं पहले नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को बदला जाता है बाद में नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए काम आता है नाइट्रोबैक्टर। तो ये जो तीनों एक बैक्टीरिया के मैंने नाम बताए, इन बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कह सकते हैं। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि इनका नेचर भी पूछ लेते हैं। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। देखो मैं इधर उधर से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या जुड़ सकता है, वो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी समझिए कि ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, इन तीनों का नेचर कैसा बताया जाता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो का मतलब ये अपनी एनर्जी लेते हैं केमिकल से, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने हिसाब से खुद से अपना कार्बन का जुगाड़ करते हैं, अपना मतलब फूड बनाते हैं। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, याद रखिएगा। केमिकल्स कौन से, ये केमिकल जैसे अमोनियम से अमोनाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बदलना। तो ये चीज़ें जो है, यानी अमोनिया से नाइट्रेट का बदलना जो है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। 3 प्रोसेस समझ आ गए, कौन कौन से, एमिनाइजेशन, अमोनाइजेशन और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, याद रहेंगे। एक नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि अमोनियम फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन पैडी फील्ड्स इन रिड्यूस्ड जोन। क्या मतलब है इसका, समझिए इसे, कि अमोनियम फर्टिलाइजर्स को पैडी फील्ड में काम में लेते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को नहीं लेते। पहले तो क्वेश्चन है क्यों, मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि यूज्ड इन पैडी फील्ड्स, व्हाई। अब क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो अमोनियम फर्टिलाइजर्स हैं, इनको हम काम में लेते हैं, नाइट्रेट को नहीं। अगर इन नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को एनारोबिक कंडीशन वाली जो सिचुएशंस है, एनारोबिक कंडीशंस वाली सिचुएशन यानी पैडी फील्ड वाली सिचुएशन है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल, वहाँ डालेंगे, तो वहाँ इसके अंदर जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास, बेसिलस, इनके भी नाम लिख लीजिए, स्यूडोमोनास, बेसिलस, ये जो बैक्टीरिया हैं वास्तव में क्या करते हैं, जो नाइट्रेट फॉर्म है ना, NO2, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकालेंगे, क्योंकि इनको ऑक्सीजन हम देख रहे हैं एनारोबिक कंडीशंस में है। ये भी हम कोशिश करेंगे कि यार एक बार नाइट्रोजन कहीं से मिल रही है तो जुगाड़ तो करें अपना। तो इनको दिखाया नाइट्रेट आया है, तो नाइट्रेट आया है तो क्या करेंगे, उसका ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे। तो इस नाइट्रेट का ये लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसका हम देखेंगे
रिडक्शन करेंगे तो इसका रिडक्शन होते हुए ये N2O के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। N2O यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी फॉर्म नाइट्रोजन की जो वापस पानी से या हम देख सकते हैं फील्ड से बाहर निकल आएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो हमारा नाइट्रोजन जो है वो उसका लॉस हो जाएगा। तो समझ आया मैंने ये टॉपिक कहाँ से लिंक किया? अब हम देख सकते हैं नाइट्रोजन लॉस से, और नाइट्रोजन लॉस में भी कौन सा टॉपिक से? डीनाइट्रिफिकेशन से। कैसे डीनाइट्रिफिकेशन से मैंने रिलेट किया? वैसे इसमें अलग सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि पैडी फील्ड के अंदर नाइट्रोजन का लॉस सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में होता है, तो पहले तो आंसर करेंगे आप डीनाइट्रिफिकेशन। अब आपसे दिमाग पूछेगा कि डीनाइट्रिफिकेशन क्यों टिक किया? क्योंकि अगर हम नाइट्रेट फॉर्म डालेंगे तो उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होते हुए वो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड्स में बदलते हुए अल्टीमेटली नाइट्रोजन में बदल जाएगा और नाइट्रोजन के रूप में वो बाहर लॉस हो जाएगा उसका। तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा, इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, वापस नाइट्रोजन में बदल के बाहर निकल जाना कहते हैं, ठीक है ना। तो अब नाइट्रोजन लॉस के रूप में होता है। अच्छा एक बात और, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और जो बहुत हम देखते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है कि अमोनियम फर्टिलाइजर आर यूज इन रिड्यूस्ड जोन। ये रिड्यूस्ड जोन क्या है? दो तरह के जोन होते हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड जोन और दूसरा हम देखते हैं रिड्यूस्ड जोन। समझिए इन दोनों टर्म्स को। जो पैडी के अंदर फील्ड के अंदर हम देख रहे हैं सबमर्ज्ड कंडीशन है, पानी से भरी हुई सिचुएशन है, सैचुरेटेड कंडीशन है, तो वहाँ हम देखते हैं पानी की सबसे ऊपर की जो परत है बहुत मिलीमीटर के अंदर है, वो 15 मिलीमीटर, तो मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर की बहुत ऊपर की परत जो लेयर है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, तो उसमें डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन रहती है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आ जाती है उसके अंदर पानी। तो उस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? उस ऑक्सीजन वाले जोन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड जोन कहते हैं। और नीचे का जो जोन है जहाँ पानी पानी भरा हुआ है, वहाँ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तब इस जोन को हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड जोन कहते हैं। तो अल्टीमेटली दिमाग में याद रखना है, जो ऑक्सीडाइज्ड जोन है उसमें ऑक्सीजन है, रिड्यूस्ड जोन है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो रिड्यूस्ड जोन है वहाँ हम प्लेस करते हैं किसे? अमोनियम को। क्यों? क्योंकि अगर हमने अमोनियम को प्लेस किया ऑक्सीडाइज्ड जोन में, यानी ऊपर ऊपर से रख दिया, तब दिक्कत होगी। अमोनियम को अगर हमने ऊपर ऊपर ही रख दिया तो उससे उसका हम देख सकते हैं क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ऑक्सीडेशन होते हुए वो नाइट्राइट में बदल सकता है। किस में बदल सकता है? नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल सकता है। ये जो नाइट्रेट होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सॉइल के अंदर इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इनकी लीचिंग हो सकती है। समझिए मैं कहाँ से कहाँ लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, आप समझिए। ये टॉपिक बड़ा हम देख सकते हैं आपस में लिंक्ड है, तो उससे मैं समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नाइट्रेट है उसकी क्या हो रहा है? लीचिंग हो सकती है, मतलब वो नीचे लीच आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो नाइट्रेट जब नीचे वाले जोन्स में जाकर वो अलग हो सकता है, प्लांट के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। समझ आ रही है आपको बात? तो ये आप याद रखिएगा कि हम चाहते नहीं हैं कि नाइट्रेट का लॉस हो, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? अमोनियम को सीधा ही कहाँ डालेंगे? नीचे, यानी रिड्यूस जोन में डालेंगे। रिड्यूस जोन के अंदर उसका लॉस कम होगा, है ना, और हम देख सकते हैं वो प्लांट को अवेलेबल हो सकता है। तो इसलिए याद रख सकते हैं कि अमोनियम फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द पैडी फील्ड्स, इन पर्टिकुलर इन द रिड्यूस जोन। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन जो फेमस है वो ये है कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को कहाँ डाला जाता है? ऑक्सीडाइज्ड जोन में, और अमोनियम फर्टिलाइजर्स को कहाँ प्लेस किया जाता है? रिड्यूस जोन के अंदर। तो वहाँ नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स वो जनरल क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, वर्ड कि जनरल क्रॉप्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है सॉइल के अंदर, है ना, क्योंकि वहाँ सैचुरेटेड कंडीशन नहीं है, तो वहाँ ऑक्सीजन वाली कंडीशंस में यानी ऑक्सीडाइज्ड जोन, तो वहाँ ऑक्सीडाइज्ड जोन में उसे प्लेस कर दिया जाता है। लेकिन हम क्या नहीं करते, हम उसका राइस के लिए फोकस करें, तो राइस के अंदर अमोनियम को कहाँ प्लेस करना है? रिड्यूस जोन में, क्योंकि ऑक्सीडाइज जोन में उसका क्या हो सकता है? डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो सकता है। और नाइट्रोजन लॉस के 3 मेन तरीके होते हैं, कभी सुने हैं आपने? 3 नाम, पहला डीनाइट्रिफिकेशन, दूसरा वोलेटाइजेशन। वोलेटाइजेशन यानी नाइट्रोजन का अमोनिया की फॉर्म में सीधा ही निकल पड़ना, वो वोलेटाइजेशन होता है। और जबकि तीसरा फॉर्म हम देखते हैं लीचिंग लॉस। लीचिंग के रूप में मैंने आपको यहाँ रिलेट करने की कोशिश करी नाइट्रेट का सीधा जोन में से निकल जाना और उसकी लीचिंग हो जाना, तो वो लीचिंग का भी लॉस होता है। तो इस तरह से आज हमने अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करी। तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ फंक्शंस और डेफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि वो भी करूँगा तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे लोगों के देखने के। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नाइट्रोजन के फंक्शंस क्या हैं प्लांट के अंदर, और साथ में उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। और साथ में मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में जो कुछ एक्सप्लेन किया उसकी एक PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करा सकूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक
ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के ख़त्म होते ही जस्ट आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।